हे स्टूडेंट्स हे दोस्तों, आज हम जानेंगे पर्नीशियस एनीमिया के बारे में। तो चलिए फटाफट जानते हैं क्या है पर्नीशियस एनीमिया और उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरल टॉपिक भी है। सो फटाफट से नोट पैड लीजिए और कमेंट भी करिए वीडियो के बारे में। थैंक यू। तो चलिए जानते हैं पर्नीशियस एनीमिया के बारे में। पर्नीशियस एनीमिया में आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन क्या है पर्नीशियस एनीमिया का, पर्नीशियस एनीमिया क्या है ये बताएंगे। पर्नीशियस एनीमिया का पैथोफिजियोलॉजी होता क्यों है ये डिस्कस करेंगे। और पर्नीशियस एनीमिया की कॉजेज़ क्या हैं, किस वजह से पर्नीशियस एनीमिया होता है, क्या ऑटो एंटीबॉडीज़ होते हैं, ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्लिनिकल फीचर्स, उसमें पेशेंट को क्या क्या इश्यूज होते हैं, डायग्नोसिस कैसे करें पर्नीशियस एनीमिया का। उसके बाद डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट और फिर इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, प्रोग्नोसिस कैसे होता है पर्नीशियस एनीमिया का, ये सब डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस, पर्नीशियस एनीमिया को कैसे डिफरेंशियली डायग्नोस करें अदर कंडीशन से, और क्या इसके बाद इसका क्विक रिकैप करेंगे। तो ये है रोड मैप आज के प्रेजेंटेशन का। पर्नीशियस एनीमिया क्या है? पर्नीशियस एनीमिया इज़ एन ऑटो इम्यून कंडीशन। सो पर्नीशियस एनीमिया में होता क्या है, ये ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पैराइटल सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं क्योंकि ऑटो एंटीबॉडीज़ होते हैं। तो और पैराइटल सेल्स से आपको पता है कि जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट होता है। तो यहाँ पर पैथोलॉजी इसलिए होती है क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर इनिबिट हो जाता है, इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोडक्शन बंद हो जाता है पैराइटल सेल डिस्ट्रक्शन की वजह से। तो पैराइटल सेल जब इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस नहीं करता, और एंटीबॉडीज़ डायरेक्टली अगेंस्ट इंट्रिंसिक फैक्टर भी हो सकती हैं जो इंट्रिंसिक फैक्टर को विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन से इनिबिट करे। सो दो टाइप की एंटीबॉडीज़ हो सकती है विच हम जानेंगे कुछ स्लाइड्स के बाद। तो इसमें क्या होगा, फिर B12 डेफिशिएंसी होगी, B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा आइलियम पे क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर और B12 कॉम्प्लेक्स जो होता है वो आइलियम पे स्टिक हो जाता है और वहाँ से इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज हो जाता है और B12 एब्जॉर्ब हो जाता है। तो उसकी वजह से B12 डेफिशिएंसी होगी और B12 डेफिशिएंसी से काफ़ी सारे न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस होंगे। तो वो न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, जैसे जॉइंट वाइब्रेशन सेंसेशंस का एबनॉर्मलिटी, डिमेंशिया होना, फॉरगेटफुलनेस। तो ये सब चीज़ें होंगे, जानेंगे इसके कुछ स्लाइड्स के बाद इस न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह क्या है और क्या क्या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो B12 डेफिशिएंसी होने से DNA सिंथेसिस एबनॉर्मल होता है। तो हिमेटोपोइसिस में सेल्स जो होंगे वो एबनॉर्मल होंगे। लार्ज सेल्स का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का सिंक्रोनी जो होगा वो लॉस्ट हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि काफ़ी सारे मेगालोब्लास्ट लार्ज सेल्स मिलेंगे जिसमें न्यूक्लियस काफ़ी लार्ज होगा और न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो काफ़ी एबनॉर्मल होगा, जिसे हम कहते हैं मेगालोब्लास्ट। सो यू विल सी मेगालोब्लास्ट इन द बोन मैरो। सो इसमें क्या होता है पर्नीशियस एनीमिया में? पर्नीशियस एनीमिया में देर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज इज ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस। तो यहाँ ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़, ऑटो इम्यून फैक्टर्स होते हैं, एंटीबॉडीज़ होते हैं जो पैराइटल सेल्स के अगेंस्ट डायरेक्टेड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पैराइटल सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोडक्शन बंद हो जाता है। तो दिस ऑटो इम्यून कंडीशंस आर नॉट always in a isolation, they are always combined with some other autoimmune conditions. So patient may be suffering from many other conditions. So क्या क्या conditions हो सकते हैं, जैसे कि type 1 डायबिटीज, हाशीमोटो थायराइटिस, ग्रेव्स डिजीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सीलियक डिजीज, ये सारे कंडीशंस अदर ऑटोइम्यून कंडीशंस कॉमनली एसोसिएटेड होते हैं। सो अगर पर्नीशियस एनीमिया है सो पेशेंट्स मस्ट बी स्क्रीन फॉर ऑल दिस कंडीशंस एज वेल। सो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चंस में आपको काफ़ी हद तक मिलेगा कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाशीमोटो, थायराइड की प्रॉब्लम और अदर प्रॉब्लम्स दिए रहेंगे। तो दैट इज एन इंडिकेशन दैट पेशेंट इज हैविंग एन को एग्जिस्टिंग ऑटो इम्यून कंडीशन। सो इसमें क्लिनिकल फीचर क्या क्या होगा, पेशेंट विल हैव फैटिग एंड पैलर, एनीमिया होगा, फैटिग पैलर होगा और काफ़ी स्किन और कंजक्टिवा काफ़ी पेल होगा। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में जॉइंट वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन सेंसेशन एबनॉर्मल होगा, डिमेंशिया होगा, न्यूरोसाइकेट्रिक मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं, स्पाइनल सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होगा, काफ़ी सारे स्पाइनल ट्रैक्स डैमेज होंगे। तो इसकी वजह से ये सारे न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ हो सकते हैं। ये क्योंकि विटामिन B12 इज़ एन इम्पॉर्टेंट compound in the metabolism of many of the compounds,
एंड तो क्या होता है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी से काफ़ी सारे कंपाउंड्स, एबनॉर्मल कंपाउंड्स एक्युमुलेट हो जाते हैं क्योंकि बायोकेमिकल रिएक्शंस कैटलाइज नहीं होता, तो दैट दोज एबनॉर्मल कंपाउंड्स डैमेज द स्पाइनल ट्रैक्ट। तो वो जो न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस होता है वो एबनॉर्मल कंपाउंड्स के एक्युमुलेशन की वजह से होता है। कौन से रिएक्शंस हैं, क्या है, ये जानेंगे नेक्स्ट कुछ फ्यू स्लाइड्स के बाद। और जीआई मैनिफेस्टेशंस भी होता है जनरली। ग्लोसाइटिस काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर होता है, कुछ पेशेंट्स को डायरिया भी होता है। ग्लोसाइटिस एक इंपॉर्टेंट फीचर है जिसमें टंग काफ़ी लार्ज होता है। और इसमें आप B12 डेफिशिएंसी होगा और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा, ये एक B12 लेवल आप देख सकते हैं। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट इज इन CBC, दैट इज MCV विल बी रेज्ड, एंड उसके साथ हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिलिया जो B12 डेफिशिएंसी में होता है वो इसमें भी मिलेगा। इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज़ या पैरेटल सेल एंटीबॉडीज़ को आप डायरेक्टली स्कैन कर सकते हैं, इसे इम्यूनोफ्लोरेसेंट ऐसे से भी मेजर कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट टाइटर्स भी इसका वी कैन स्क्रीन फॉर दैट। सो एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली स्क्रीन फॉर इन द सीरम ऑफ द पेशेंट, एंड एंटीबॉडीज अगर स्क्रीनिंग अगर एंटीबॉडी स्क्रीनिंग अगर रिजल्ट इज नॉर्मल, सो देन वी कैन प्रोसीड फॉर स्किलिंग टेस्ट एंड अदर टेस्ट to diagnose the exact cause of B12 deficiency, because B12 deficiency के multiple causes होते हैं, तो एग्जैक्ट कॉज के लिए हम दूसरा टेस्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले आप इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडी, पैरेटल सेल एंटीबॉडी स्क्रीन कर लीजिए। अगर वो एबनॉर्मल है दैट मीन्स इट कन्फर्म्स द डायग्नोसिस ऑफ पर्नीशियस एनीमिया। तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, B12 इज इम्प्लीकेटेड एज B12 एज अ कोएंजाइम इन मैनी ऑफ द रिएक्शन। सो प्रोपियोनिल कोए टू मिथाइल मेलोनिन कोए टू सक्सिनिल कोए, सो ये जो रिएक्शन होता है ये B12 कैटलाइज करता है। तो इसकी तो क्या होता है कि अगर B12 डेफिशिएंसी हो तो ये प्रोपियोनिल के कोए और मिथाइल मेलोनिन कोए एक्युमुलेट हो जाते हैं, सक्सिनिल कोए कन्वर्जन नहीं हो पाता है, तो प्रोपियोनिल कोए जो होता है ये काफ़ी हद तक एक्युमुलेशन होकर डीमाइलिनेशन करता है, माइलिन शीट में काफ़ी सारे कंपाउंड्स को रिप्लेस करता है ये प्रोपियोनिल कोए। सो ये माइलिन को डैमेज करता है। माइलिन एक नर्व फाइबर की आउटर लेयर है, दिस माइलिन जो दैट इज कंपोज्ड ऑफ स्पिंगोलिपिड, सो दैट गेट्स डैमेज्ड। इसके अलावा मिथाइल मेलोनिन कोए सीरम में और यूरिन में इंक्रीज होता है, सो ये सारे एबनॉर्मलिटीज़ हो सकते हैं। और इसके अलावा होमोसिस्टिनीमिया भी हो सकता है पेशेंट में, बिकॉज B12 और folate acid folate that is tetrahydrofolate both participate in this reaction, homocysteine to methionine. So homocystinemia भी commonly पाया जाता है। homocystinemia is itself an risk factor for atherosclerosis. So अगर homocystinemia है तो risk factor, so there will be risk factor for atherosclerosis, heart disease होने के काफ़ी हद तक chances होते हैं। सो ये देखना, सो जो B12 डेफिशिएंसी में जो रिएक्शंस होते हैं, सो सेम पर्नीशियस एनीमिया में भी वही सारे एबनॉर्मलिटीज़ पाए जाएंगे। सो क्या एबनॉर्मलिटीज़ होंगे हमने जाना, मिथाइल मेलोनिल कोए विल बी इंक्रीज एंड इट विल बी एक्सक्रीटेड इन यूरिन, एंड प्रोपियोनिल कोए विल बी इंक्रीज एंड इट विल गेट डिपॉजिटेड एंड इट विल डैमेज द नर्व फाइबर्स, और एक होमोसिस्टिनीमिया होता है। सो ये सारे B12 डेफिशिएंसीज की वजह से पाया जाता है पर्नीशियस एनीमिया। डायरेक्ट पैरेटल सेल एंटीबॉडी, जो पैरेटल सेल एंटीबॉडी को पैरेटल सेल्स को डैमेज कर सकें वो एंटीबॉडीज़, और इंट्रिंसिक फैक्टर को डायरेक्ट ब्लॉक कर सकें। और तो आप इंट्रिंसिक फैक्टर को B12 से कंजुगेट करने में जो इनिबिट करे, सो उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडी। यहाँ एक याद रखना है आपको, देयर इज इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडी, देयर इज नो एंटीबॉडी अगेंस्ट इंट्रिंसिक फैक्टर रिसेप्टर। सो रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं है, डायरेक्ट इट इज़ अगेंस्ट इंट्रिंसिक फैक्टर। तो ये क्वेश्चंस मल्टीपल क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एंटीबॉडीज़ किस टाइप के होते हैं, तो इसे कहते हैं ब्लॉकिंग एंड बाइंडिंग एंटीबॉडीज़, बट ये डायरेक्ट इंट्रिंसिक फैक्टर पे एक्ट करता है, ना कि इंट्रिंसिक फैक्टर रिसेप्टर पे। सो ट्रीटमेंट क्या करना है, B12 सप्लीमेंटेशन करना है, मॉनिटरिंग करना है, और काफ़ी फॉलोअप करना है पेशेंट को। न्यूरोलॉजिकल डैमेज काफ़ी हद तक होता है, जैसे बताया कि प्रोप्रोसेप्शन, जॉइंट वाइब्रेशन सेंसेशन, न्यूरोलॉजिकल डैमेज होता है। और एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस होता है पेशेंट में, बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ पैरेटल सेल डैमेज, एंड ऑल दोज एट्रोफी कॉजेज हाई रिस्क फैक्टर फॉर गैस्ट्रिक कैंसर। सो पेशेंट में गैस्ट्रिक कैंसर काफ़ी होने के काफ़ी सारे चांसेस होते हैं, और इवन एक्लोरोहाइड्रिया होने की वजह से जो नेगेटिव फीडबैक होता है
गैस्ट्रिन पे वो नहीं हो पाता, तो क्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीशन कम होता है, एक्लोरोहाइड्रिया हाइपोक्लोरोहाइड्रिया होता है, सीरम गैस्ट्रिन लेवल इंक्रीज हो सकता है. सो पेशेंट इज ऑल्सो प्रोन फॉर न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स लाइक गैस्ट्रिनोमा. सो पेशेंट में गैस्ट्रिक कैंसर होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस होता है. एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस से फिर इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया होता है, जो कि डिस्प्लेजिया करके कैंसर कॉज करता है. इसके अलावा गैस्ट्रिनोमा होने के भी चांसेस भी होते हैं. सो B12 लेवल को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है. सिम्टम्स को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है. न्यूरोलॉजिकल डैमेज को प्रिवेंट करना ज़रूरी है. और लाइफ लॉन्ग B12 थेरेपी, B12 मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ एन ऑटो इम्यून कंडीशन. आप ऑटो इम्यूनिटी को नहीं रोक सकते, बट यू कैन सप्लीमेंट द B12 फॉर लाइफ लॉन्ग फॉर द पेशेंट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ एंड प्रिवेंट एनी लॉन्ग टर्म डैमेज. सो डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होते हैं? फोलेट डेफिशिएंसी में भी ये सारे फीचर्स हो सकते हैं. सो फोलेट डेफिशिएंसी में अभी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है. सो फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया में बट ऑटो एंटीबॉडीज़ नहीं मिलेंगे और रेड सेल फोलेट एसिड लेवल लो होगा, जबकि पर्निशियस एनीमिया में B12 लो होगा. सो फोलेट डेफिशिएंसी एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस है. इसके अलावा माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, जिसमें 5q 7q और डिफरेंट टाइप ऑफ साइटोजेनेटिक एबनॉर्मलिटीज हो सकते हैं, उसमें भी डिसएरिथ्रोपोइसिस और मैक्रोसिटिक पिक्चर होता है. बट अगेन उसमें ब्लास्ट वगैरह होते हैं, माइलोब्लास्ट वगैरह पाए जाते हैं, जो कि पर्निशियस एनीमिया में नहीं मिलते. उसमें इंक्रीज नंबर ऑफ माइलोब्लास्ट होते हैं बोन मैरो में, बट पर्निशियस एनीमिया में वो नहीं होता है. सो कंक्लूड करेंगे प्रेजेंटेशन को. हमने जाना कि पर्निशियस एनीमिया के कॉज क्या है. ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस, पैराइटल सेल एंटीबॉडीज़ होते हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज़ होते हैं. और पर्निशियस एनीमिया में न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, न्यूरोलॉजिकल डैमेज होता है. और जो B12 डेफिशिएंसी में होता है, प्रोपियोनेट कोए एक्युमुलेशन, उससे न्यूरोलॉजिकल डैमेज होता है. और मिथाइल मेलोनिन कोए भी इंक्रीज सिक्रीशन होता है यूरिन में. सो B12 सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है. और एंटीबॉडीज़ क्या क्या होते हैं याद रखिए. द एंटीबॉडीज़ होते हैं पैरेटल सेल एंटीबॉडीज़ और इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज़. और इफेक्टिव मैनेजमेंट ज़रूरी है. और डिफरेंशियली वी हैव टू डायग्नोस इट फ्रॉम फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी और माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम. सो थैंक यू फॉर योर पेशेंट हियरिंग. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जानिए कमेंट करके कि आपको और क्या वीडियो चाहिए. मिलेंगे अगले वीडियोज़ में. और अगर आपको पैथोलॉजी रिलेटेड अगर कुछ भी जानना है तो हमें कांटेक्ट करिए. अगर पैथोलॉजी की कोचिंग चाहिए, रेगुलर वर्सेस 10 डेज क्रैश कोर्स, आपको एग्ज़ाम रेडी होना है, झटपट आपको रिजल्ट्स चाहिए 10 डेज़ के अंदर, आपको एग्ज़ाम के लिए रेडी टू होना है. चाहे आप नीट PG, USMLE हो प्रिपेयर कर रहे हो या फिर MBBS के प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं. मिलेंगे अगले वीडियो में. थैंक यू. हैप्पी लर्निंग.